नंबर क्वेश्चन जो है, मतला किसे कहते हैं। आपके सब्जेक्टिव के लिए ये क्वेश्चन है, मतला किसे कहते हैं। तो गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों उसे मतला कहते हैं। यानी कि गज़ल का पहला शेर को ही क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर पूछा जाएगा तो गज़ल का पहला शेर को क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। और अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे क्या हो, हम काफिया हो, मतलब समान हो, एक तरह का हो, उसी को क्या बोलते हैं, मतला बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है मतला सानी। मतला सानी या हसन मतला किसे कहते हैं। तो गज़ल के दूसरे मतला को मतला सानी या हसन मतला कहा जाता है। यानी कि गज़ल के पहला मतलब इसको मतला को तो मतला बोलते हैं और दूसरा मतला को मतला सानी बोलते हैं या फिर इसी को हसन मतला कहा जाता है। ध्यान रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल करा मतला सालिस किसे कहते हैं। मतला सालिस किसे कहते हैं। तो गज़ल के तीसरे मतला को मतला सालिस कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है मक्ता किसे कहते हैं। मक्ता किसे कहते हैं। तो गज़ल का आखिरी शेर को क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो थोड़ा सा बड़ा लिखना है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे ही क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। शायर जो अपना तखल्लुस जिसमें इस्तेमाल करता है उसी को क्या बोलते हैं, मक्ता बोलते हैं। और ये गज़ल के आखिरी शेर में होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है गज़ल में कम से कम कितने अशआर होने चाहिए। तो गज़ल में कम से कम 5 अशआर होने चाहिए। ध्यान रखना, गज़ल में कम से कम कितने अशआर होने चाहिए, 5 अशआर होने चाहिए। अगला सवाल है गज़ल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अशआर होने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 19 अशआर हो सकता है इसमें और कम से कम 5। ध्यान रखना है इसको। अगला जो है मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई। मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई। तो ध्यान रखना 21 अप्रैल 1869 ईस्वी को। 21 अप्रैल 1869 ईस्वी को मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश हुई। अगला क्वेश्चन का मुबारक अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ। तो 12 दिसंबर 1958 ईस्वी को। 12 दिसंबर 1958 ईस्वी को, यानी कि लगभग 90 ईयर्स वो इस दुनिया में रहे। यानी कि मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश 21 अप्रैल 1869 और उनका इंतकाल 12 दिसंबर 1958। तो ध्यान रखना है इसको। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगला उन्होंने कितने बरस शेर व शायरी में गुजारी। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा लगभग वो 90 साल बरस तक वो इस दुनिया में रहे। तो 90 बरस में से 70 बरस तक वो शेर व शायरी में ही गुजारी अपनी ज़िंदगी का। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई। तो मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश हुई थी ताजपुर में। कहाँ पे, ताजपुर, जो कि दरभंगा जिला का एक शहर है ताजपुर, वहीं पे उनकी पैदाइश हुई थी। अगला क्वेश्चन है मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का नाम क्या था। तो उनके वालिद का नाम था फ़िदा हुसैन वामिक। ध्यान रखना है, मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का नाम फ़िदा हुसैन वामिक था। फ़िदा हुसैन वामिक, ध्यान रखिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद किनके शागिर्द थे। तो ध्यान रखना है, मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद जो है फ़िदा हुसैन वामिक, वो सैयद हसन हसरत के शागिर्द थे। सैयद हसन हसरत के शागिर्द थे। अगला जो है सवाल कह रहा है वो फ़िदा हुसैन वामिक जो कि मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद थे का ताल्लुक़ किस सूफ़ी के औलाद में से है। तो हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के जो है औलादों में से उनके यानी फ़िदा हुसैन वामिक का ताल्लुक़ है हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के औलादों में से। तो ध्यान रखना है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुबारक अज़ीम आबादी किस सूफ़ी से बैत का शर्फ हासिल किया। तो मुबारक अज़ीम आबादी जो है वो हज़रत मौलाना सैयद शाह बदरुद्दीन क़ुद्स सज्जादा नशी खानक़ाह मुजीबिया, तो मौलाना सैयद शाह बदरुद्दीन से ही उन्होंने बैत का शरफ़ हासिल किया। तो ध्यान रखना है। अगला जो सवाल है वो है मुबारक अज़ीम आबादी किस सिलसिले में बैत का शरफ़ हासिल किए। तो क़ादरिया सिलसिले में उन्होंने बैत किया, क़ादरिया सिलसिले में। तो ध्यान रखना है इसको। अगला जो सवाल है वो है मुबारक अज़ीम आबादी की तब से मुतअल्लिक़ फ़ारसी की 2 किताब कौन कौन सी है। तब से मुतअल्लिक़ फ़ारसी की 2 किताब है मीज़ानुत तब और तबुल कबीर। तो ध्यान रखना है इसको। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं।
अगला सवाल है, उन्होंने कितने साल तक होम्योपैथी की तालीम हासिल की? तो उन्होंने जो है 6 साल तक होम्योपैथी की तालीम हासिल की। तो ध्यान रखना इसको। अगला सवाल जो है वह मुबारक अजीम आबादी शमसुल उलमा इमदाद इमाम असर के कौन थे? तो भांजी दामाद थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल जो है वह है, फ़ारसी में मुबारक अजीम आबादी किन से इस्लाह लेते थे? यानी कि फ़ारसी में जो है मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? तो हकीम अब्दुल हमीद परीशां थे। हकीम अब्दुल हमीद परीशां थे, उनके फ़ारसी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद थे। वहीं पे अगर हम बात करें उर्दू में, तो उर्दू में मुबारक अजीम आबादी किनके शागिर्द हुए? तो वो दाग दहलवी के हुए। ध्यान रखना, दाग दहलवी के वो शागिर्द हुए। आगे, मुबारक अजीम आबादी कब दाग दहलवी के शागिर्द हुए? तो 1892 ईस्वी में। ध्यान रखना, 1892 ईस्वी में वो दाग दहलवी के शागिर्द हुए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, दाग दहलवी की विसाल कब हुई? दाग दहलवी की विसाल कब हुई, यानी कि इंतकाल कब हुई? तो 1905 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1905 ईस्वी में हुई। अगला सवाल देख लेते हैं, जलवाए दाग किनकी शेरी मजमुआ है? जलवाए दाग किनकी शेरी मजमुआ है? तो ध्यान रखना, जलवाए दाग जो है वो मुबारक अजीम आबादी का शेरी मजमुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, जलवाए दाग कब शाये हुआ? जलवाए दाग कब शाये हुआ? तो 1951 ईस्वी में हुआ। कब हुआ जलवाए दाग शाये? तो 1951 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप इसको। अगला है, हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी को 100 रुपये, ध्यान रखना 100 रुपये माहवार वजीफ़ा कब मुकर्रर किया? तो 1954 ईस्वी में। कब किया? 1954 ईस्वी में। कितना रुपया? 100 रुपये माहवार, यानी कि एक माह में 100 रुपया वजीफ़ा के तौर पर देते थे हुकूमत हिंद ने। 1954 में ये चीज़ मुकर्रर किया गया था।